नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भारत ने, बल्कि मैं कहूँ भारतीयों ने, हमारे अंकल ट्रंप को और यूएसए को एक बड़ा झटका दिया है साहब, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अभी तक अमेरिका इस ख़्याल पे ज़िंदा था कि भई पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का अधिष्ठाता और डेमोक्रेसी का पालनकर्ता, और उसने जो है वो तरह-तरह की रैंकिंग्स बना रखी हैं भैया, एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बना रखी हैं। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जो रैंकिंग होती है, आप देखते होंगे ना कि आजकल टीईआई और ये आपका एलजीबीटीक्यू और इस तरह की चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं। तो आप जानते हैं क्यों करते हैं लोग? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो अमेरिका से ऑपरेट होती है, तो भाई साहब उसमें जो है वो इनके लिए अलग से वेटेज है। डीईआई के लिए वेटेज है। तो इसलिए आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तरह-तरह के नाटक करती हैं, और ये भी फैशनेबल है, मॉडर्न है, और उससे जो है वो यून आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह मिल जाती है। तो मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि भैया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखनी है तो चाइनीज़ देखा करो, यूएस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि मज़े की बात ये हुई कि भारत में भी एक संस्था ने इंटरनेशनल रैंकिंग्स जारी कर दी, और बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं। और एक कोई इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। तो इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने कल रैंकिंग्स जारी की, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, आरएनआई, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ये चीफ गेस्ट इसमें जो थे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। और मज़े की बात ये भी है कि इसमें जो सहयोग करता है, जो सहयोग जिन्होंने किया है इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के साथ इस रैंकिंग को डेवलप करने के लिए, उनमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो दैट bastion ऑफ लेफ्टिज्म इन द वर्ल्ड। हाँ जी, वो तो अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स ही समझते हैं। सेंटर ऑफ वर्ल्ड तो फिर हो ही गया ऑटोमैटिकली। तो वो जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है जेएनयू, उसने इसमें रैंकिंग में कोऑपरेट किया। चलिए वहाँ भी कुछ लोग हैं ठीक-ठाक से, ऐसी बात नहीं है। सारे लेफ्टिस्ट नहीं रहे, पिछले 12 साल में काफ़ी वहाँ पर भी क्षरण हुआ है लेफ्टिज़्म का। और जो चूँकि अब एक नया मेरिट बेस्ड सिस्टम आ गया है रिक्रूटमेंट का, तो पहले जिस तरह से वो इंटरव्यू के थ्रू, और ये आपके वहाँ तो जो इंटरव्यू होते थे आपके उसमें भी, जो जो एनरोलमेंट होता था, जो एडमिशन्स होते थे, उसमें भी होता था ये। तो उसके माध्यम से वो ये पक्का बिल्कुल ये कर लेते थे कि जो लोग आए हैं वो उन्हीं की विचारधारा के हों, और या फिर ऐसे हों जिनको उसमें मोल्ड किया जा सके। और चूँकि जो मेजर फैकल्टीज़ थी वो सारी ह्यूमैनिटीज़ की थी, तो इस तरह के लोगों को आसान से लाके और ग्रूम करना भी आसान रहता था। अब साइंस फैकल्टी होगी, इंजीनियरिंग होगी तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अब ये देखें कि मज़े की बात ये है कि ये जो रैंकिंग्स हैं, ये साहब ये बड़ी खतरनाक है, और मैं आपसे शेयर करता हूँ इसको थोड़ा-सा, क्योंकि इसमें हमारा हमारे अंकल सैम जी जो हैं, वो अंकल सैम जी तो बहुत ही नीचे चले गए इसमें। मतलब आप ये देखिए कि संभवतः ऐसी पहली रैंकिंग होगी, और इसके लिए हमारे जो पश्चिम वाले हैं ना, वो पश्चिम वाले नाक भौं सिकोड़ेंगे कि हैं, तुम कौन होते हो रैंकिंग बनाने वाले? हम सब कुछ होते हैं रैंकिंग बनाने वाले, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो रैंकिंग्स हैं, कौन-सी रैंकिंग्स हैं भई? वो आपके डेमोक्रेसी रैंकिंग्स हैं, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है, हंगर इंडेक्स है, और इस तरह की बहुत सारी रैंकिंग्स हैं, जिसमें भारत को नीचे रखा जाता है, और फिर उनको ये भी बताया जाता है कि नहीं भई, ये आप लोग जो हैं वो ठीक लोग नहीं हैं, और आप लोगों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबल नेशन वाली बात आई है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स रिपोर्ट, अ, तो मैं ज़रा इसको चाहूँगा कि ज़रा इसको शेयर करें डेस्क पे जो भी है। उसमें
बड़ी विचित्र स्थितियाँ सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए। तो इसको आप देखेंगे जब रिपोर्ट को, तो इसमें नंबर 1 पे सिंगापुर है। जी, रिस्पॉन्सिबल नेशंस। अभी रिस्पॉन्सिबल नेशंस का मैं इसमें ढूँढ रहा था कि भई इसके जो वेटेजेस हैं वो क्या है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये समझ लीजिए कि इसमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशंस में मेरे ख़्याल से डेमोक्रेसी तो एक निश्चित रूप से फंक्शन है। और इसलिए देखें ऊपर, तो ये ऊपर आपको सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही मिलेंगी इसमें। सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड है, फिर 3 नंबर पे डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, इस तरह से आपको सब। और भारत जो है वो 16 नंबर पे है इसमें। भारत इसमें 16 नंबर पे है और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में नंबर 1 पे है। जी, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जिसमें मैं ये कहूँगा बल्कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले 15 नंबर पे सारी कंट्रीज़ जो है वो यूरोप की है। जर्मनी भी 12 नंबर पे है इसमें। हाँ, हालाँकि मुझे नहीं लगता कि जर्मनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ठीक है, जो भी इन्होंने डेवलप किया है इंडेक्स और जो वेटेजेस दिए हैं उसके हिसाब से तो ये ठीक ही लग रहा है। फिर साउथ कोरिया जो है वो दूसरे नंबर की एशियन कंट्रीज़ है जो 21 पर है। यूके 25 नंबर पे। मज़े की बात है साहब कि यूके, जिसको भला बताया जाता है कि साहब कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो 25 नंबर पे है। हालाँकि कैसे वो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि यूएस की डेमोक्रेसी तो उनसे पहले ही लागू हो गई थी। उनके यहाँ तो महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी वोट देने की, मेरे ख़्याल से 1925 तक। और ये शायद 1919 तक, 1925 में यूएस में भी 1925 तक महिलाओं को वोट देने की स्वतंत्रता नहीं थी। फिर भी ये अपने आप को बड़े डेमोक्रेट्स और मदर और फादर और डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। फिर ये थाईलैंड भी एक अच्छी डेमोक्रेसी के रूप में, इसमें डेमोक्रेसी तो क्या रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में बताया गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की और क्या है, मेरे ख़्याल से दूसरों के ऊपर युद्ध ना थोपना, इस तरह की बातें होंगी। इसीलिए तो आप और नीचे चलते जाएँगे तो आप पाएँगे कि जापान भी यहाँ 38 नंबर पे है और बांग्लादेश 42 नंबर पे है। इज़राइल से एक पायदान ऊपर, ये भी गज़ब है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी वही विवेचना करनी पड़ेगी। और भाई साहब, यूएसए कहाँ है? यूएसए कहाँ है? यूएसए यहाँ है। यूएसए है 66 नंबर पे। ज़रा कल्पना कीजिए, यूएसए 66 और चाइना 68, यानी यूएसए और चाइना जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नेशंस के रूप में लगभग बराबर-बराबर हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये दूसरों के ऊपर युद्ध थोपते रहते हैं और दूसरों के ऊपर दादागिरी करते रहते हैं। इनके खुद के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बेटा यूएसए वालों, अब हमारा ये इंडेक्स बन गया है, अब इस तरह के और भी इंडेक्स बनाएँगे। अभी हम अपना खुद का एक यूनिवर्सिटी इंडेक्स बनाने वाले हैं। एक्चुअली हमने ट्राई भी किया था एक कि एक हिंदू इंडेक्स बनाया जाए, कि भई कि हिंदुओं का ट्रीटमेंट कैसे होता है यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अब तो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में ब भारतीयों को जाने ही नहीं दे रहे, तो फिर उसकी आवश्यकता क्या है? और इसको और आगे चलेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि इसमें रशिया जो है, ब्राज़ील यानी ब्रिक्स कंट्रीज़ की ले लें तो 81 पे है, यूएई 75 पे है और श्रीलंका 77 पे है और रशिया इसमें है 85 नंबर पे है। सॉरी, रशिया 85 पे है कि और नीचे है रशिया। फिर अब मैं इसमें ढूँढ रहा हूँ भाई साहब, और दूसरी जो इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ हैं, और नीचे चल रहा हूँ मैं, 121 तक आ गया। ईरान का नंबर 123 पे है, सऊदी अरेबिया का 128 पे है। सऊदी अरेबिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भई है, ये दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। ये देखें आप। और कतर, अंगोला, अफ़गानिस्तान इज़ 145। मुझे पता नहीं दिख रहा है कि इसमें है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 154। पाकिस्तान का इसमें नाम ही नहीं है शायद। ये होना तो चाहिए पाकिस्तान का, मैं ढूँढने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान है या नहीं है?
पाकिस्तान तो मुझे लगता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जैसा कि हमारे टप्पू महाशय यानी कि मिस्टर ट्रम्प बोला करते हैं। तो ये एक मैं मुझे लगता है कि एक ये नया ब्रेक थ्रू है और दिस ब्रेक थ्रू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस ब्रेक थ्रू इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ अब दूसरे लोग जो हैं, वो भी इकोनॉमिक इंडिसेस बनाएँ, दूसरे इंडिसेस बनाएँ, जिसमें ये जो एक मोनोपोली बना रखी है, एक तरह की इंटेलेक्चुअल मोनोपोली यूएसए ने, वो तोड़ी जा सके। तो मज़े की बात ये है कि टप्पू महाशय, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ इंडिया थ्रू डेटा। जय हिंद, जय भारत, वंदे